मांग संख्या 16 राजस्व, मांग संख्या 31 सामाजिक न्याय व अधिकारिता पे आपने बोलने का मुझे मौका दिया। सभापति महोदय, एक कहावत है गांव में कि दादा का मुकदमा पोता लड़ता है, और ये हालात हमारे राजस्व डिपार्टमेंट के हैं कि दादा को मुकदमा शुरू करता है, सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते पोता उस मुकदमे को लड़ता है। क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था रेवेन्यू डिपार्टमेंट में की जाए कि एक समयबद्ध तरीके से तहसीलदार, एसडीएम, आरडब्ल्यू, रेवेन्यू बोर्ड, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट समयबद्ध तरीके से अगर इन मुकदमों का निस्तारण किया जाए तो निश्चित रूप से आम आदमी को, ग्रामीण लोगों को, किसान लोगों को इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। एसीएम से लेकर के रेवेन्यू बोर्ड तक कई सालों तक मुकदमे चलते रहते हैं। किसी की जमीन को कोई जोत रहा है, किसी को कोई खा रहा है। तो एक बड़ा परिवर्तन राजस्व विभाग को इसमें लाना चाहिए। दूसरा सभापति महोदय, हमारे राजस्थान में हर जगह सरकारी भूमि है, स्वायत्तक भूमि है, लेकिन धीरे धीरे वो भूमि कम होती जा रही है। जो भी सरकार आ रही है उस भूमि की बंदरबाट कर रही है। बड़े बड़े ट्रस्टों को जमीन दी जा रही है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को जमीन दी जा रही है, बड़े बड़े सेठों को जमीन दी जा रही है। और हमारे गांव में सरकारी भूमि, ना स्कूलों के लिए जमीन बची है, ना सरकारी भवनों के लिए जमीन बची है। सभापति महोदय, करोड़ों रुपए की कीमतों की जमीनें 1 रुपए में टोकन मनी पे या फिर डीएलसी रेट पे दी जा रही है। और उस पे किस आधार पे दी जा रही है प्राइवेट ट्रस्टों को, मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो जनता को 1 रुपए का फायदा नहीं देना चाहते, जो इंस्टीट्यूट 100 रुपए की फीस कम नहीं करना चाहते किसान के बेटों की, मजदूर के बेटों की, और वो डीएलसी रेट पर जमीनें लेकर के बैठे हैं। सभापति महोदय, इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। मेरी विधानसभा में तत्कालीन पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ग्राम धौलीकोटी में डॉक्टर विजय अग्रवाल मेमोरियल ट्रस्ट लखनऊ को यूनिवर्सिटी बनाने के लिए 13 हेक्टेयर भूमि जमीन दी। 13 हेक्टेयर भूमि जमीन मात्र 6.5 लाख रुपए बीघा के हिसाब से, नेशनल हाईवे पे 6.5 लाख रुपए बीघा के हिसाब से जमीन दी, जो कि आज उसके जमीन का भाव कम से कम 50 लाख रुपए बीघा का होगा। सभापति महोदय, जो अलॉटमेंट लेटर है इनका वो मेरे सामने है। इसमें यह शर्त थी अलॉटमेंट लेटर में कि जो भी जमीन हम लोग अलॉट कराएंगे उसकी 2 साल की अवधि के अंदर इसमें हम निर्माण करेंगे। ट्रस्ट वालों ने जमीन ली, डीएलसी रेट का पैसा जमा कराया और लखनऊ जाकर के बैठ गए। पिछले 2017 में जमीन अलॉट हुई, आज तक उस जमीन पे उन्होंने कोई कब्जा नहीं लिया। मैं पिछले 1-1.5 साल से ध्यान आकर्षण लगा रहा हूं, उसका जवाब भी नहीं आ रहा। राजस्व मंत्री महोदय बैठे, मैंने क्वेश्चन लगाया, उसका जवाब भी नहीं आया आज तक कि भाई अगर इसने जमीन ली तो शर्तों के तहत पालना की या नहीं की, और नहीं की तो आपने क्या कार्रवाई की। सभापति महोदय, एक एफिडेविट जमीन पे आज वहां कुछ भी नहीं है, खाली पड़ी है, लेकिन एक एफिडेविट इसी ट्रस्ट ने 10/9/2018 को, ये जमीन आपकी अलॉट हुई 8/5/2017 को। एक एफिडेविट ये ट्रस्ट श्री अजय राज अग्रवाल के नाम से जो ट्रस्ट है, 10/9/2018 को इन्होंने एफिडेविट दिया, और एफिडेविट के कॉलम नंबर 4 में उन्होंने ये घोषणा की कि यह कि सप्तनी विश्वविद्यालय का भवन निर्माण प्रारंभ कर दिया है। यह ट्रस्ट शपथ एफिडेविट दिया बाकायदा उन्होंने, और जमीन पे कुछ हुआ नहीं है। तो मैं मांग करूंगा राजस्व मंत्री महोदय, पिछले 1.5 साल से आपका विभाग मुझे इसकी जानकारी भी नहीं दे रहा कि आपने जो शर्तों की पालना, जो इसमें शर्त है, आपके जो अलॉटमेंट लेटर में शर्त है कि आवंटित भूमि का उपयोग, 1 नंबर की शर्त है, आवंटित भूमि का उपयोग 2 वर्ष की कालावधि में कराया जाना अनिवार्य होगा। 2 वर्ष की बजाय 2017 से 2023 आ चुका है। क्या कार्रवाई की, इससे मुझे अवगत नहीं करा रहे, मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे, मेरे ध्यान आकर्षण का जवाब नहीं दे रहे। तो सब राजस्व मंत्री महोदय, मैं निवेदन करूंगा, आप यहाँ विराजे हैं, सारे अधिकारी भी मौजूद हैं, कि आज मुझे आपके उत्तर में इस बात की जानकारी दी जाए कि इतनी बड़ी जमीन, 52 बीघा जमीन, बेशकीमती जमीन, किस आधार पर उस ट्रस्ट को दी गई, दी तो उसने शर्तों की पालना की कि नहीं की, और नहीं की थी तो राजस्थान सरकार ने और संबंधित अधिकारियों ने उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की, इसकी जानकारी मुझे जरूर देने की कृपा करें। क्योंकि हमारे क्षेत्र में जमीनें बहुत महंगी हैं, जयपुर दिल्ली के बीच की जगह है, पानी की जमीन है,
जमीनों सवाई चक जमीन वैसे भी हमारे वहाँ बची नहीं है, और इतनी बेशकीमती जमीन को जिस तरीके से इस ट्रस्ट को दिया गया वो बहुत ही गलत है। मैं जरूर आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप इस बात का मुझे आपके उत्तर में जरूर जवाब देंगे। सभापति महोदय, सड़कें बनाते हैं हम लोग, अच्छी अच्छी सड़कें बनाते हैं गाँव में, राजस्व विभाग में बहुत सुधार की आवश्यकता है। आज तक सड़कों का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन ही नहीं है। मुझे अचंभा हुआ है कि हमने पिछले साल एक सड़क बनाई हमारे विराटनगर कस्बे से लेके जयपुर को जोड़ने के लिए मनोहरपुर दौसा हाईवे पे, एक किसान ने बीच में इलाके भैंस का खूंटा गाड़ दिया, रोड के बीच में रोड बंद कर दिया। एमडीआर रोड, 3 एमडीआर रोड क्रॉस होते हैं उस चौराहे से। हमने पता कराया, पता चला कि वो जमीन तो अभी किसान के नाम ही बोल रही है रोड की, आज तक भी हमारा रोड अधूरा पड़ा है। तो ऐसे निर्देश आप जारी करें अधिकारियों को कि जितने रोड, कम से कम सरकार रोड बना रही है, सरकार पैसा दे रही है, उन रोडों को भी राजस्व रिकॉर्ड में अंकन ही नहीं है। रोज झगड़े होते हैं, रोज एसडीएम तहसीलदार उनको देख करके खड़े रहते हैं। तो जो रास्ते चालू हैं उनको, जो सड़कें सरकार बना चुकी, पैसा लगा चुकी, एमडीआर और स्टेट हाईवे रोड, इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि एमडीआर और स्टेट हाईवे रोड भी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। तो मैं आपसे मांग करूंगा कि ऐसे निर्देश आप विभाग को दें ताकि समय रहते उन राजस्व रिकॉर्ड में उनका अंकन हो। सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र में इंडस्ट्रीज नहीं है, रिको पिछले 2 बार में अलॉट करा चुका, लेकिन हमारे क्षेत्र में सवाई चक जमीन नहीं है, गोचर भूमि है। गोचर भूमि को सुप्रीम कोर्ट का स्टे आ गया कि गोचर भूमि की आप किस्म नहीं बदल सकते, सरकारी भवनों का उपयोग ले सकते हैं। रिको भी एक सरकारी संस्था है। अगर सरकार, केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करे इस बात की कि गोचर भूमि में रिको को अलाउ किया जाए ताकि वहां पे हमारे क्षेत्र में औद्योगिक संस्थान आए, लोकल लोगों को, हमारे लोगों को रोजगार मिले। सभापति महोदय, सामाजिक न्याय की अवधारणा को निश्चित रूप से हमारी सरकार ने बहुत ही अच्छे तरीके से परिभाषित किया है। जिस तरीके से ओपीएस हमारे कर्मचारियों को दिया गया, एक न्याय किया गया कर्मचारियों के साथ कि 60 साल तक कर्मचारी सम्मान के साथ जीवन जीता है, सम्मान से पूरा परिवार उसका सम्मान करता है, और रिटायरमेंट के बाद जब पेंशन मिलती है तो उसका पोता भी उसका ध्यान रखता है, उसका भतीजा भी उसका ध्यान रखता है, बेटे बहू भी उसका ध्यान रखते हैं, क्योंकि महीने भर में दादा की पेंशन आने वाली है। जिस तरीके से ओपीएस वापस हमारी सरकार ने लागू किया, निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है। लेकिन मैं एक बात जरूर हमारे विपक्ष के साथियों से कहना चाहूंगा कि अभी पिछले 10-15 दिन पहले हमारे केंद्र की वित्त मंत्री महोदया जयपुर में आई थी, ओपीएस के बारे में उन्होंने बयान दिया। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना स्टैंड क्लियर करें कि ये ओपीएस के पक्ष में है या विपक्ष में है, ये बताने का काम जरूर करें। सभापति महोदय, सामाजिक न्याय के हिसाब से हमारे सरकार ने पिछले बजट में घोषणा की कि जो अनाथ बच्चे हैं जिनको पालनहार योजना का लाभ मिलता है, गांव में बहुत ऐसे परिवार हैं जिनके जो अनाथ हो जाते हैं बच्चे, प्रत्येक बच्चे को 2500 रुपये देंगे। मैं एक सुधार की गुंजाइश, उसमें पिछले 2 साल से मैं इस बात पे बोल रहा हूं कि उसमें एक सुधार की गुंजाइश है। गाँव में कई स्थितियां मैंने देखी हैं जिनकी माँ जीवित है, जो विकलांग है या गंभीर बीमारी से पीड़ित है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा इस बात से कि गंभीर बीमारी से पीड़ित और विकलांग अगर जिसकी मां है, उन बच्चों को भी उस 2500 वाली स्कीम में शामिल किया जाए ताकि उन बच्चों के साथ न्याय हो सके। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सभापति महोदय, मुख्यमंत्री महोदय को कि हमारे इसी बजट में आदरणीय सचिन पायलट साहब ने एक पत्र लिखा उनको कि एमबीसी जो एक बड़ा वर्ग है राजस्थान, हम चाहते थे कि जयपुर के प्रतापनगर और मानसरोवर में उनके हॉस्टल बने ताकि हमारे बच्चों को भी पढ़ने का मौका मिले। तो प्रतापनगर और मानसरोवर में हॉस्टल की घोषणा की है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। सभापति महोदय, देवनारायण योजना जो एमबीसी वर्ग के लिए लागू की गई, लेकिन इस बार को बहुत अच्छा बजट देवनारायण योजना के तहत हम लोगों को नहीं मिला। मैं मांग करना चाहूंगा कि देवनारायण योजना के तहत बजट बढ़ाया जाए और मेरे विधानसभा क्षेत्र के ग्राम छितौली में देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय खोलने की मैं मांग करता हूं ताकि वहां के बच्चियों को पढ़ने का उसमें मौका मिले। सभापति महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय जो हमारे राजस्थान की शान है, सैकड़ों हॉस्टल राजस्थान विश्वविद्यालय में बने हुए हैं। मैं मांग करना चाहूंगा कि एमबीसी का एक छात्रावास राजस्थान विश्वविद्यालय में बनाया जाए ताकि ग्रामीण परिवेश से जो छात्र छात्राएं आती हैं, एक गर्ल्स का एक बॉयज़ का,
उनको वहाँ पढ़ने का मौका मिले। सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र विराटनगर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास मैं एक बनाने की मांग करता हूँ कि यहाँ बनाया जाए। सभापति महोदय, हमारे काफ़ी साथियों ने इस बात को रखा कि हमारे जो सफाई कर्मचारियों की भर्ती होती है, निश्चित रूप से सफाई कर्मचारियों की भर्ती पे पूरा अधिकार वाल्मीकि समाज का। वाल्मीकि समाज हम लोगों को स्वच्छ रखने के लिए खुद गंदगी में खड़े होते हैं, पूरी सफाई करते हैं, और जब सफाई कर्मचारियों की भर्ती होती है तो सभी लोग उसमें आ जाते हैं, लॉटरी का सिस्टम है। और जब वो नौकरी लगते हैं तो जस्ट बाद ट्रांसफर के लिए हम लोगों के पास आते हैं कि साहब सफाई करते हुए मुझे शर्म आती है, मेरे को ऑफिस में लगवा दो। और आप जांच करा लीजिए, 90% जो अदर कास्ट के लोग हैं वो ऑफिसों में बैठे हुए हैं। यूडीएच मिनिस्टर साहब हमारे बीच में बैठे हैं, आप इस बात की जांच करा लो कि जितने सफाई कर्मचारी हैं 90% अदर कास्ट के जो भर्ती वाल्मीकि समाज के अलावा भर्ती हैं वो ऑफिसों में नौकरी कर रहे हैं। कोई बाबू का काम कर रहा है, कोई स्टेनो का काम कर रहा है, लेकिन सफाई करने क्योंकि उनको शर्म आती, वो जाना नहीं चाहते। तो ये गाइडलाइन होनी चाहिए कि सफाई का काम 2018 हिदायत है आपकी। 2012-2013 में जब सफाई कर्मचारियों की भर्ती हुई तो उसमें एक इंटरव्यू का प्रोविज़न रखा गया था। अप्लाई सबने किया था, लेकिन इंटरव्यू में जो सफाई मजदूर का परिवार है वो तो झाड़ू उठाने में एतराज़ नहीं करता और झाड़ू निकालता भी वही है, तो उसका इंटरव्यू लिया गया और जो 100% भर्ती हुई वो सफाई मजदूरों की हुई, क्योंकि दूसरी जातियों के लोगों ने झाड़ू नहीं उठाया और काम नहीं किया। तो क्या आप उसको अप्रूव करते हो? बिल्कुल, थैंक यू। बिल्कुल मंत्री महोदय, आप बड़े संवेदनशील हैं इस मामले में कि निश्चित रूप से उस पर अधिकार वाल्मीकि समाज का होना चाहिए। कितनी गंदगी को साफ करते हैं, सीवरेज लाइन में भी वो घुसते हैं, सुबह सुबह गाँव में झाड़ू लगाते हैं, तो उनको इस बात का अधिकार मिलना चाहिए कि वाल्मीकि समाज के लोग, और उनको प्रमोशन भी होना चाहिए। मैं तो कहता हूं एक समय के बाद उनको आप नगर पालिकाओं में प्रमोशन दो। जो पढ़े लिखे नौजवान बच्चे हैं उनको एलडीसी बनाओ, यूडीसी बनाओ और ईओ तक उनको भर्ती करो, उनको भी मौका मिलना चाहिए। आज वो सफाई करते हैं इसलिए हम सफाई में जी रहे हैं। अगर वो उस गंदगी को सफाई नहीं करेंगे तो हम कहां से जिएंगे सफाई? माननीय सदस्य, तो आपने मुझे बोलने का मौका दिया, सभापति महोदय धन्यवाद। सभापति